दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल पार्ट 2। कल हमने आर्टिकल के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में बात की थी। अब हम और कुछ इसके महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आपने पिछली वॉल्यूम नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर देखें। इसके फर्स्ट नंबर पर हमें एक नोट लिखना है। जब कही गई बात उस संज्ञा की पूरी प्रजाति पर लागू हो तो मानवों के लिए संज्ञा भले ही किसी भी वचन की हो, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाती है। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। कोई स्टेटमेंट है, व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है और वो पूरी उस प्रजाति पर लागू हो तो हमें भले ही संज्ञा एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन जानवरों के लिए संज्ञा एक वचन होने पर आर्टिकल लगाते हैं तथा बहुवचन होने पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाती। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी होगी। कोई स्टेटमेंट है, जानवरों के बारे में कहा जा रहा है, संज्ञा एक वचन की होगी और वो स्टेटमेंट जानवरों की पूरी प्रजाति पर लागू होगा तो हमें आर्टिकल प्रयोग करना है। संज्ञा बहुवचन होगी तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। इसी तरह से मानव जाति के लिए हमें ध्यान रखना है, संज्ञा भले ही एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई बात किसी पर एक व्यक्ति से कही जा रही हो लेकिन व्यक्तियों की पूरी प्रजाति पर वो बात लागू हो, हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। इसके बाद में इनसे संबंधित कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आप साथ साथ इनको नोट भी करते चलिए। नंबर फर्स्ट, मैन इज नॉट इमॉर्टल। सेकंड है, डोंकी इज अ स्टूपिड एनिमल। नंबर थर्ड, चिल्ड्रन आर नॉटी। नंबर फोर्थ, डॉग्स walk at strangers। चार सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें हमें यूज करना है ए का या एन का, द का या नन ऑफ दीज। अब हमें ये देखना ही होगा कि सेंटेंस में जो स्टेटमेंट है वो ये किसी मानव प्रजाति पर या जानवर प्रजाति पर लागू हो रहा है। तो ये पहले देखना है, मैन इज नॉट इमॉर्टल। आदमी अमर नहीं होता है। भले ये बात कही जा रही है एक आदमी के बारे में, लेकिन ये पूरी जो स्टेटमेंट है पूरी प्रजाति पर लागू हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैन अमर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये भले ही एक व्यक्ति से कहा जाए लेकिन ये पूरी प्रजाति पर लागू हो रहा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल। दूसरे सेंटेंस में बात करें, डोंकी इज अ स्टूपिड एनिमल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक गधे के बारे में। क्या एक गधा मूर्ख होता है? नहीं, हर एक गधे की तो पूरी प्रजाति मूर्ख होती है। तो अब हमें ये देखना है, जानवर की जो संज्ञा है एक वचन होगी तब तो हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, बहुवचन होगी तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो जानवर एक वचन है तो यहाँ पर हमें ए का प्रयोग कर देना है।
थर्ड सेंटेंस में बात करते हैं चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, शरारती होते हैं। तो क्या कोई क्षेत्र विशेष के बच्चे नटखट होते हैं? नहीं, ये बच्चों की तो पूरी प्रजाति ही शरारत करती है, शरारती होते हैं, तो ये पूरी प्रजाति पर बात लागू हो रही है। चिल्ड्रन मानव प्रजाति के बारे में है, बहुवचन संज्ञा है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। यहाँ पर मानव प्रजाति के लिए एक वचन संज्ञा यूज की गई थी, लेकिन वो स्टेटमेंट पूरी प्रजाति पर लागू था, फिर भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लास्ट सेंटेंस में बात करते हैं डॉग्स वॉक एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये भी बात कुत्तों की पूरी प्रजाति पर लागू होती है, लेकिन संज्ञा बहुवचन है, बहुवचन होने पर हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ये बात हमें अपने जहन में समानी होगी कि ये कोई भी स्टेटमेंट व्यक्तियों के बारे में हो और पूरी प्रजाति पर लागू हो, संज्ञा एक वचन हो बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। यदि वही बात जानवरों पर लागू हो, संज्ञा एक वचन होगी, आर्टिकल लगाना है, बहुवचन होगी, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। इसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं ए और एन के प्रयोग। यूजेस ऑफ ए या एन। पिछली वॉल्यूम में हमने बात की थी ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वचन गणनीय संज्ञाओं के लिए किया जाता है। तो आज भी हम इस बात को नोट करते हैं, ए या एन के प्रयोग सिर्फ एक वचन गणनीय, गणनीय का मतलब गिनने योग्य संज्ञाओं के लिए किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ए और एन का प्रयोग हमें सिर्फ और सिर्फ एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं के लिए करना है, बहुवचन संज्ञाओं के लिए इसका प्रयोग कभी भी किसी भी हालत पर नहीं किया जाता है। इस प्रयोग का नंबर 1 लिखें। यदि किसी संज्ञा का वर्णन पहली बार किया जाए तो ए या एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वह संज्ञा कितनी भी बार आए, हर बार द का प्रयोग करती है। ध्यान रहे, किसी एक वचन संज्ञा का वर्णन पहली बार किया जाए तो हमें ए या एन का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में वो संज्ञा कितनी भी बार आए, हर बार द का प्रयोग करना होगा। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। रोहन शो एलिफेंट, elephant was roaming in the forest। आपके लिए ऑप्शन रहेंगे एन, एन, द, एन, द, और लास्ट में रहेगा एन और द। हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पर संज्ञा आई है एलिफेंट और यहाँ पर भी संज्ञा आई है एलिफेंट। तो ये संज्ञा यहाँ पर पहली बार आ रही है, तो पहली बार आ रही है तो उसके उच्चारण के हिसाब से जब बावल साउंड आ रही है तो हमें एन का प्रयोग कर देना है। इसके बाद में यही संज्ञा फिर रिपीट हो रही है तो हमें इसके लिए हमें द का प्रयोग कर देना है। तो हमें ऑप्शन एन और द, एन और एन ये नहीं हो सकता, द और एन नहीं हो सकता, द और द नहीं हो सकता, एन और द। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2। यदि किसी
रिक्त स्थान के बाद कोई व्यंजन ध्वनि आई, भले ही वह ध्वनि किसी स्वर से क्यों न आ रही हो, हमें रिक्त स्थान में ए का प्रयोग करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, रिक्त स्थान के बाद कोई जो ध्वनि आ रही है वो व्यंजन की ध्वनि है, तो हमें उस व्यंजन ध्वनि के लिए ए का प्रयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, ध्वनि देखनी है, लेटर नहीं देखना है, भले ही वह ध्वनि किसी स्वर से क्यों ना आ रही हो। दूसरी बात, यदि रिक्त स्थान के बाद कोई स्वर ध्वनि आई, भले ही वह ध्वनि किसी व्यंजन से क्यों न आ रही हो, एन का प्रयोग करना होगा। जहां पर ब्लैंक स्पेस दिया गया हो, उसके बाद की हमें साउंड देखनी है। स्वर की साउंड आ रही है तो हमें एन का प्रयोग करना है, व्यंजन की साउंड आ रही है तो ए का प्रयोग करना है, भले ही किसी प्रकार के लेटर से वो साउंड निकल रही हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मैं हमेशा ध्यान रखना है। टेबल, एलिफेंट, तो यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद में ट की साउंड आ रही है, तो ट एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमें ए का प्रयोग करना है। दूसरे में एलिफेंट बावल साउंड आ रही है, बावल साउंड के लिए हमें एन का प्रयोग करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको नोट करने होंगे। यदि किसी संज्ञा के शुरू में यू या ईयू या ईडब्ल्यू इत्यादि अक्षर आए तो उनकी ध्वनि अक्सर य से निकलती है। किसी भी संज्ञा के शुरू में यू अक्षर आ रहा है, ईयू आ रहा है या ईडब्ल्यू आ रहे हैं तो उनकी जो ध्वनि है अक्सर य से निकलती है। अर्थात जो भले ही अक्षर आपको यू, ईयू, ईडब्ल्यू स्वर के दिखाई दे रहे हैं लेकिन ध्वनि उनकी जा रही है व्यंजन से। ये हमेशा नहीं होता है, अक्सर अक्सर होता है। आप ये कहें कि एक वर्ड आता है अम्ब्रेला, यहाँ पर ये ध्वनि लेटर यू है लेकिन ध्वनि अ से निकलती है, तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन ऐसी कुछ ऐसी संज्ञा हैं जिनमें य की साउंड आती है। नोट करें, रोहन met eunuch at the railway station। ऑप्शन ए रहेगा ए, ऑप्शन बी रहेगा एन, ऑप्शन सी रहेगा द,
ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। रोहन मेट ब्लैंक यूनक एट द रेलवे स्टेशन। ध्यान रहे ईयू मिलकर के य का साउंड दे रही है, तो यह चला जाता है व्यंजन में, तो व्यंजन ध्वनि के लिए हमें प्रयोग करना होता है ए का। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरे सेंटेंस में रोहन बॉट यू, EW ई का मतलब होगा यू, तो ये भले ही संज्ञा की शुरुआत स्वर से हो रही है लेकिन उच्चारण जा रहा है इसका व्यंजन में, इसीलिए यहाँ पर भी हमें इसका प्रयोग करना है ए का। नेक्स्ट देखें, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर। ऑप्शन ए रहेगा ए, ऑप्शन बी रहेगा एंड, ऑप्शन सी रहेगा द, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। हमें इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये एच से शुरू हो रहा है, एच एक व्यंजन होता है लेकिन इसका उच्चारण करते समय एच साइलेंट हो जाता है, इसका उच्चारण करते हैं आ से। आ का मतलब हो गया स्वर, तो स्वर के लिए हमें प्रयोग करना होगा एन। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3, विस्मय सूचक वाक्यों में ए या एन का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें ए या एन का प्रयोग करना होगा। जिस तरह से एक बहुत चर्चित सेंटेंस है व्हाट आइडिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सेंटेंस की कैसे पहचान होगी कि ये एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंट्रोगेटिव है, तो हमें ये देखना होगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो लगा हुआ है, इससे सेंटेंस की पहचान हो रही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक माना जाएगा तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसीलिए यह सेंटेंस कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी। विस्मयसूचक वाक्य, तो विस्मयसूचक वाक्यों में हमें ए या एन का प्रयोग करना होगा। इसका उच्चारण देखना है आइडिया, आज से इसका उच्चारण आ रहा है तो ये बाउल साउंड दे रहा है, बाउल साउंड के लिए हमें प्रयोग करना होगा एन, व्हाट एन आइडिया। दोस्तों साथ साथ इनको आप नोट करते जाएं और जहां कहीं भी आपको महत्वपूर्ण सूचना दिखे उसको तो आप जरूर ही नोट करना, क्योंकि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग संज्ञा की लेटर के अनुसार नहीं करते हैं, संज्ञा की जो लेटर की जो ध्वनि है उसके अनुसार करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 4, सच के बाद ए या एन का प्रयोग करते हैं। किसी सेंटेंस में सच शब्द दिया है, सच के बाद में ब्लैंक स्पेस है, तो सच के बाद आने वाली संज्ञा है उसके उच्चारण के हिसाब से हमें ए या एन का प्रयोग करना होगा। जिस तरह से इट वॉज सच फाइन शो, तो ध्यान रख रहे यहाँ सच आ रहा है, सच के बाद में हमें आर्टिकल प्रयोग करना है। आपको ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, ऑप्शन ए में ए आ जाएगा, ऑप्शन बी में एन आ जाएगा, ऑप्शन सी में द आ जाएगा, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो हमें सच देखना है, सच के बाद हमें पता करना है ए या एन आएगा, या एन आएगा तो अब हमें उच्चारण देखना है। उच्चारण इसका आ रहा है फ आता है व्यंजन ध्वनि में, व्यंजन ध्वनि में आता है तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, इट वॉज सच अ फाइन शो। क्या हो जाएगा? इट वॉज सच अ फाइन शो। नेक्स्ट है नियम नंबर 5,
संक्षिप्त पदनाम या कह सकते हैं संज्ञा के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। जिन संज्ञाओं को शॉर्ट में लिखा जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है, उनके लिए हमें उच्चारण के हिसाब से ए या एन का प्रयोग करना होगा। जिस तरह से मोहन इज IAS ऑफिसर। इस तरह की संक्षिप्त संज्ञाओं में हमें सिर्फ उसका पहला लेटर देखना है। पहले लेटर को हम हिंदी में लिखें तो ये आ गया आई। अब इसका हमें पहला लेटर देखना है तो पहला लेटर स्वर में आ रहा है, स्वर में आ रहा है तो हो जाएगा यहाँ पर एन। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस लिखा जाए, रोहन इज CU सर्किल ऑफिसर। अब यहाँ पर हमें संक्षिप्त जो संज्ञा है तो यहाँ पर जो सी का उच्चारण करना है श, तो स उच्चारण चला गया व्यंजन में चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा ई। रोहन इज CU। ठीक इसी तरह से MLA, MP, SDM, इस तरह की संज्ञा है, उनके लिए भी आपको ए या एन का प्रयोग करना होगा। मान लीजिए MLA आ गया, SP आ गया, SDM, BA, तो इनमें हमें पहले लेटर का उच्चारण देखना है एम लेटर तो आपको दिख रहा है कि ये व्यंजन का है, लेकिन हमें इसका साउंड देखना है। एम कैसे लिखेंगे? एम। पहला लेटर देखना है हमें, पहला लेटर आ रहा है ए से, ए का मतलब स्वर, तो हमें यहाँ पर लगा देना होगा एम। इसी तरह से इसको देखना है एस लिखना है तो पहला अक्षर ए में आ गया, स्वर में आ गया, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा एन। एस यहाँ पर भी आ गया तो यहाँ पर भी हो जाएगा एन। बी यहाँ पर व का साउंड आ रहा है तो व्यंजन में चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा अब। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।